स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्पेसएक्स का स्टारशिप, क्या ये सच में ट्रबल में है? तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ेगा, बिना उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। तो समझिए, फेलियर या बूम हो जाना वो एक्सपेक्टेड है दो स्टेज पे, वो है आपका प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग। जब आप ये कर रहे हैं, अब रहा बात की प्रोटोटाइपिंग में लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसको ना, और टेस्टिंग में एक दो बात के बाद बताइए अब तो सॉर्ट कर लो। तो वहां पे अगर स्टार्टिंग में कोई आपसे जज कर रहा है कि भैया आपका रॉकेट बूम है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक स्टेज के बाद लोग बोलेंगे सर अब क्या मतलब, टेस्टिंग को आप जिंदगी भर टेस्टिंग नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं स्पेसएक्स के पुराने हिस्ट्री से। स्पेसएक्स 3 रॉकेट बनाना चाहता था शुरू में, फाल्कन 1, फाल्कन 5, फाल्कन 9। तो फाल्कन 1 बनाया इन्होंने 2006 में और उसको लॉन्च किया और वो बूम हो गया। फिर लॉन्च किया, फिर बूम हो गया। फिर लॉन्च किया, फिर बूम हो गया। चौथी बार ट्राई किया 2008 में, तो वो फाइनली पेलोड टू ऑर्बिट डाल सका। इसी के बाद नासा का कॉन्ट्रैक्ट खुला, क्योंकि नासा ये समझिए स्पेस शटल को ग्राउंड करने की बात चल रही है। स्पेस शटल का टिकट कट चुका है, उनको कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए था और कमर्शियल पे वो ट्राई कर रहे थे। तो इसीलिए 2000 मतलब उनको था कि आप कुछ दिखाओ तभी हम ना भरोसा करेंगे। तो बोइंग था, स्पेसएक्स था, और स्पेसएक्स 2008 के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट क्लियर किया गया। और फिर इसके बाद फाल्कन 9 पे वो मेहनत किया, फाल्कन 5 को त्याग दिया गया और फाल्कन 9 वर्जन 1 लॉन्च किया गया था 4 जून 2010 को। और ये एक शॉट में ही सक्सेस हो गया, मतलब ये चल गया। और अभी आपको पता ही होगा फाल्कन 9 का हम लोग वर्जन 5 पे चल रहे हैं। तो फाल्कन 9 सीरीज रॉकेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ बूम नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और फाल्कन हेवी जो है, इसको लॉन्च किया गया 6 फरवरी 2018 में, और ये समझिए इनका भी फर्स्ट शॉट सक्सेसफुल निकल गया। फिर अब बात करते हैं बड़े रॉकेट्स का, जैसे कि सैटर्न 5। अब सैटर्न 5 डायरेक्टली कोई नहीं बनाएगा, आपको सैटर्न 5 के लिए जितनी सारी नेट, और समझिए बात हो रही है 1960s की, तो कहाँ किसी के पास उतना बुद्धि है कि क्या बनाना है। तो सबको आइडिया है कि भैया एक छोटा रॉकेट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सैटर्न 1। ये सैटर्न 1 बनाया गया 27 अक्टूबर 1961 को लॉन्च किया गया और वो बूम हो गया। 2 बार बूम हुआ। उसके बाद वो ऑर्बिट पहुंचा 29 जनवरी 1964 को, तब तक वो लोग सॉर्ट कर चुके थे। और उसका सैटर्न 5 बना, क्योंकि ये बनाया गया था एज ए टेस्ट बेड। जितना भी चीज इनको सैटर्न 5 में चाहिए वो सैटर्न 1 में टेस्ट कर लो। टेस्ट कर लिए, टेस्ट सैटर्न 5 लॉन्च किया गया। ये 9 नवंबर 1967 को चला है और कोई फेलियर नहीं, मतलब ये रॉकेट परफेक्ट रहा है। रॉकेट में एक बार भी फॉल्ट नहीं आया, और पूरा अपोलो सीरीज में भी कोई ज्यादा फॉल्ट नहीं है। सिर्फ एक अपोलो 13 में बूम हुआ और उसमें भी एस्ट्रोनॉट जिंदा सही सलामत वापस आ गए, बस मून लैंडिंग नहीं कर पाए। तो ठीक है, मतलब कि एज ए रॉकेट में कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्कशन भी नहीं, रॉकेट बम बम। अब रहा बात स्टारशिप को, अगर आप देखते हैं तो वो 20 अप्रैल 2023 को पहली बार ये क्या इंटीग्रेटेड फ्लाई स्टेज, यानी कि रॉकेट का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप कुछ तो करो, लेकिन वो पहला टेस्ट है, उसमें उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। ठीक है, तो आप 2023 में IFT-1 लॉन्च कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी का डेट जो चल रहा है तो ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो चुका है। अब रहा बात की दिक्कत, 2 साल में नहीं, दिक्कत है कि ये IFT-9 सब के सब बूम हुए हैं। कोई पिघल रहा है, कोई जल जा रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई हो रहा है। क्योंकि समझना मुझे, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब आप टेस्टिंग पे टेस्टिंग 9th टेस्टिंग पे चल रहे हो, वो थोड़ा-सा सीरियस हो जाता है। और रहा बात कि ये एकदम क्लियर है, रॉकेट को जज करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका है कि क्या सर आप ऑर्बिट पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो पहला काम है। आप बाद में कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है, ऑर्बिट पहुँच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहीं पे आप, उसी के लिए आपको बनाया गया है, आप ऑर्बिट में डिलीवरी करो। उसके बाद आप जब लैंडिंग कर रहे हो और लैंडिंग में रॉकेट फूट रहा है, कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जो कस्टमर है उसका काम हो गया ना सर। मेरा काम था आपको पैसा देना, आपका काम था आप सैटेलाइट को ऊपर भेजो। सैटेलाइट आपने भेज दिया, अब आप रॉकेट के साथ हुलुलुलु करो, हरसई दीर्घई करो, वो आपका टेंशन है, हमारा नहीं है, काम खत्म। तो इसीलिए अगर ये IFT-9 में या 8 में भी हो जाता है कि वो पेलोड छोड़ दे रहे हैं और फिर लैंडिंग के टाइम गल रहा है, पिघल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन ये 9 बार में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है अब तो ऑर्बिट में पेलोड, अब तो डमी मास डालो ना। तो ये एक सीरियस, मतलब समझिए 9 बार होना वो बड़ी बात है, और टाइम उतना बुरा बात नहीं। टाइम बाकी सारे रॉकेट के कंपेयर में देखेंगे तो बहुत तेजी चल रहा है। लेकिन हाँ, 9 ट्राई, जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अपोलो से कंपेयर कीजिए, तो अपोलो में दिक्कत वही हो जाता है कि अपोलो तो बहुत, मतलब बहुत प्रिसाइसली चल रहे थे और टाइम भी ज़्यादा नहीं खाए। आप देख लीजिए अपोलो 1 का जो ये सैटर्न 1 का जो टेस्टिंग हुआ है वो 1961 में हुआ, 1967 में वो गाड़ी खोल दी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खाए, और वो भी मून रॉकेट बनाए और कर दिए, काम खत्म, टिकट एंड गो।
तो अब बात करते हैं इतना चैलेंजेस क्यों आ रहा है जब कंपनी अच्छी चल रही है। चैलेंज ये है कि ये हर टेक्नोलॉजी जो आप बनाते हैं उसमें हर एस्पेक्ट को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि आप बहुत सारी कंपनी देखेंगे हम सेकंड स्टेज रीयूज करना चाहते हैं तो वो छोटा रख रहे हैं। मतलब कि ट्राई नहीं कर रहे कि एक ही में हम सब चीज़ कर दें। ना जी ना, पहले सेकंड स्टेज रीयूज करते हैं ना। स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल ही अगर आप बनाते हैं, लेकिन अगर सेकंड स्टेज रीयूज होता है तो काफ़ी यूज़ है उसका मार्केट में। तो ज़बरदस्ती का एक ही से सब चीज़ नहीं करेंगे। और रहा बात की जो स्टारशिप आप आज देख रहे हैं वो एक्चुअली स्टारशिप नहीं है, वो इसका छोटा भाई है। जिसका मतलब शुरू-शुरू में वो लोग बनाना चाह रहे थे इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आईटीएस। तो आईटीएस जो था वो बहुत ज़्यादा पागल जैसा बड़ा था। इसका इलॉन मस्क मतलब फ्यूल टैंक बनवाया कार्बन फाइबर का और टेस्टिंग भी किया गया, बस टेस्टिंग वेस्टिंग भी किया गया। लेकिन बात था कि वो इतना ज़्यादा बड़ा डायमीटर था, लगभग 12 मीटर या उससे भी ज़्यादा का बात हो रहा था। वो पॉसिबल ही नहीं था मैन्युफैक्चर कर पाना। मतलब वो जुगाड़ ही नहीं पता। ट्राई सब लोग किए, मतलब एक्चुअल मशीन्स लाना, टेंट बनाना, वो सब तक काम चल रहा था। लेकिन वो डिज़ाइन बीच रास्ते में समझ में आ गया ये कुछ ज़्यादा ही फूक लिए हैं, वो नहीं बन पाता। मतलब कि इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वो हुआ। और रहा बात कि इसीलिए स्टारशिप का डिज़ाइन जो है लगता है कि एकदम रैंडमली आ गया। बात था कि वो इसको लिए, अब इसको छोटा करते जा रहा है, क्या इसे बना सकते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, वो भी ठीक है। अब रहा बात कि चाहते हैं सेकंड स्टेज रीयूज़ करें। मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि फाल्कन 9 से बड़ा रॉकेट बना रहे हैं। ये फाल्कन 9 से बड़ा रॉकेट बना है जो सेकंड स्टेज रीयूज़ करे। ओके। मैसिव मास एंड मैसिव वॉल्यूम भी चाहिए इनको ऑर्बिट में। यहाँ पे अब तकलीफ हो गया। मतलब वही बोला, बाकी सारी कंपनी कोशिश करी कि अच्छा हम कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, फाल्कन 9 से आगे बढ़ते हैं बल्ले-बल्ले। लेकिन एक शॉट में सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये एक शॉट में इनको सेकंड स्टेज रीयूज़ चाहिए। बहुत बड़ा वजन, क्योंकि वो सपना देख रहे थे 300 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। मज़ाक भी नहीं कर रहे, शुरू-शुरू में वीडियो में डिस्कशन करते थे कि 300 टन करें। वो थोड़ा ज़्यादा फूँक लिए थे, तो अब नीचे आ गया 100 टन्स। कोई उतना बड़ा सोच नहीं रहा है, क्योंकि बात है कि सर एक समय पे 1-2 टेक्नोलॉजी चेंज की जाती है, सारे के सारे चेंज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ सेकंड स्टेज रीयूज़ कर रहे हो, मैसिव मास एंड वॉल्यूम दे रहे हो ऑर्बिट के लिए, और फिर रैपिड यूजेबिलिटी भी आपको चाहिए एयरक्राफ्ट जैसा, कि सर रॉकेट लैंड किया उसी टाइम उसको पकड़ के लॉन्च कर दो। इट्स लाइक थोड़ा सर, मतलब एक होता नहीं, मतलब जो आपके डिलिवरेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप नहीं डाल देना चाहोगे, ये भी डाल दिया। और फिर सुपर चिप भी बनाना है, यहीं से दिक्कत हो गया। ये सारा चीज़ कर भी देते अगर ये सुपर चिप का टारगेट छोड़ते। अब सुपर चिप करना था तो कार्बन फाइबर त्यागना पड़ा, स्टील में आ गया, काम खत्म। तो वही समझिए, ये बहुत ज़्यादा डिलिवरेबल पहले एक रॉकेट के लिए है कि भैया ये सारा चीज़ करे कि भैया आपका सेकंड स्टेज भी रीयूज़ हो, बहुत ज़्यादा टन ले और वॉल्यूम भी ले जा सके लो अर्थ ऑर्बिट में, और सस्ता भी हो। सर बहुत चीज़ डालते जा रहे हो, और रैपिड रीयूजेबल आया, रीयूज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से लॉन्च भी करो सर। क्या मतलब बच्चे की जान लोगे? और ये सिर्फ़ दूसरा रॉकेट है टेक्निकली, मतलब फाल्कन 1 टेस्टिंग ही था, और उसको कहीं बना के उसे यूज़ नहीं करा, इसीलिए उसका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और फाल्कन 5 ये लोग ट्राई भी नहीं किया, सीधे फाल्कन 9 बनाए। तो एक रॉकेट इन्होंने ढंग से बनाया जो ढंग से ऑर्बिट पे जाता है, ढंग से काम करता है, बल्ले-बल्ले। ये इनका सेकंड में ये हर चीज़ पोत दिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब एक होता है ना सर, थोड़ा आप ज़्यादा ये चले गए। तो वही समझिए, बहुत ज़्यादा डिलीवरेबल है। और रहा बात की लिमिट क्या है तब? लिमिट है कि केमिकल प्रोपेलेंट्स का एनर्जी फिक्स्ड है, नोन है। मतलब कि अगर आप लिक्विड मीथेन इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, एक थियोरेटिकल मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है, वो बहुत नहीं है। मतलब फ्यूल सोर्स का एक लिमिट है और लिमिटेड है, और ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करोगे, तो ये लिमिटेशन एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। और इसीलिए बाय द वे ये था क्या बोलते हैं जो आईएफटी है, उसमें भी वही फ्यूल था, वही इंजन डिज़ाइन था, लेकिन वो कार्बन फाइबर से, ताकि ड्राई मास हल्का हो सके। अगर ड्राई मास हल्का कर देते हैं आप रॉकेट का, रॉकेट अच्छे से काम करता है। ड्राई मास हल्का नहीं है तो रॉकेट अच्छे से काम नहीं करता है। तो वही बोल रहे, या तो ये सुपर चीप वाला छोड़ते कि सस्ता मत बनाओ, इसको बड़ा बनाओ, बम-बम बनाओ और रैपिड रीयूज़ करो, तो भी काम हो जाता है। लेकिन वो सस्ता भी चाह रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट आ गया कि ये करने के लिए एक भिड़ेगा, दूसरा भिड़ेगा, तो ये इसीलिए चैलेंजेस आ रहे हैं। वहीं देखिए आप ये रॉकेट लैब का ऑप्शन क्या है? उनको पता है कि इनको ज़्यादा रीयूजेबल बनाना है कंपेयर टू फाल्कन 9। तो फाल्कन 9 में फचान क्या है आपका, फेयरिंग्स छोड़ देते हैं, सेकंड स्टेज छोड़ देते हैं। तो इनका कि सर फेयरिंग बहुत महँगा है, बड़ा भी है, तो एक काम करो फेयरिंग को स्टेज 1 के साथ ही ले आओ। रैपिड रीयूजेबल चाहिए, समुद्र में मत लैंड कराओ, इसको वहीं लैंड कराओ जहाँ पे करना चाहते हैं। अब कोई इन्वेस्टर बोला है कि सर आप बोट भी रखो, किसी को अगर ज़्यादा डेल्टा वी चाहिए तो उनको यूज़ करना हो, बट वो उनका कोर नहीं रहेगा। तो वो समझ रहे, मतलब फाल्कन 9 को लिया गया, उससे 2-3 अपग्रेड किए, 100 चीज़ नहीं अपग्रेड कर दी। ये सीधे मतलब हम सीधे एकदम चले जाएँगे, इसलिए इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ ट्राई कर रहे हैं। और कार्बन फाइबर छोड़ना इनकी बैंड बजा दिया फिज़िक्स लेवल पे। तो अब बात करते हैं पेन पॉइंट्स क्या-क्या हो रहा है। तो पेन पॉइंट समझिए, अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये 301 स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं फाल्कन 9 में, क्या होता है, फाल्कन 9 में जैसे सारे रॉकेट में जनरली इस्तेमाल होता है लिथियम एल्यूमीनियम एलॉय, तो उसे कहते हैं ALLI 2195 ये इस्तेमाल करते हैं। तो रहा बात की
वो चेंज करना लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय, जो ऑलमोस्ट सारे रॉकेट आप देखते हैं जिसमें अगर मेटल है तो यही मेटल होगा, मतलब एग्जैक्टली यही एलॉय हो जरूरी नहीं, लेकिन जनरली यही होता है, मतलब इसी के खानदान में होता है। तो उसको छोड़ के आप स्टील में आ गए, स्टेनलेस स्टील में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो डेंसिटी है, अगर 301 का डेंसिटी आप देखना चाहेंगे तो रफली आता है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना ये ज्यादा है कितना कम है? लिथियम एल्यूमिनियम कंपेयर करते हैं वो 2.7 है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनका रॉकेट जरूरत से ज्यादा भारी है क्योंकि मटेरियल अथाह भारी है। और इसीलिए जो इनका पुराना डिजाइन था या रॉकेट लैब का डिजाइन है, उसमें शांति से कार्बन फाइबर से कर रहे हैं और किसी से कर भी नहीं सकते, वो ये भी काफी नहीं है। और ये तो होना ही नहीं है, बहुत ज्यादा भारी है, मतलब फंडामेंटल लेवल पे बहुत भारी है। तो रहा बात कि वो कर क्यों रहा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में इनको एक बेनिफिट मिल रहा है कि उसका थर्मल सॉफ्टनिंग बहुत लेट होता है, यानी कि वो दहाड़ रहा है, ठीक है, री एंट्री कर रहा है। बूस्टर की ही बात करें, बूस्टर री एंट्री कर रहा है तो बहुत गर्मी हो रही है उस जगह पे, आप देख रहे हो लाल दीपने लगता है। तो वो कितना टेम्परेचर स्टील बर्दाश्त करता है बिफोर लुच-पुच हुई। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, स्टील है, कोई बीम है, बम-बम है, तो ऐसा नहीं कि वो सीधे सॉलिड से पिघल जाता है, ऐसा नहीं होता, वो लूज़ हो जाता है, रबड़ बैंड बन जाता है, जिसे कहते हैं थर्मल सॉफ्टनिंग। तो उस थर्मल सॉफ्टनिंग स्टील का जो 301 है, वो 600 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस तक वो बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, वो जितना स्ट्रेंथ है रखे रहेगा। वहीं पे अगर एल्यूमीनियम करते हैं, वो 200 से बोलेगा सर इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि कॉन्कॉर्ड जब बनाया गया था, तो उसमें एल्यूमीनियम इस्तेमाल किया गया था, तो कॉन्कॉर्ड का टेम्परेचर सेंसर से डिपेंड कर रहा था कि वो कितना स्पीड चल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क 2 से ऊपर ही, बट कितना ऊपर, वो था कि टेम्परेचर कितना है। आउटर स्किन का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है इसके पास 200 के पास, तो वो स्लो कर देते थे, क्योंकि तब वो लुच-पुच हो जाएगा, रबड़ बैंड जैसा बन जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। थर्मल सॉफ्टनिंग आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। पेनल्टी, वजन अथाह मिलता है। और बाय द वे थर्मल सॉफ्टनिंग टाइटेनियम से थोड़ा-सा ऊपर है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन टाइटेनियम से भी ऊपर है। तो अब रहा बात कि यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये है कि रॉकेट इक्वेशन को कोई लेना-देना नहीं है। रॉकेट इंजन सीधा फिज़िक्स है। वो सीधा बोलता है भैया हमको मास नहीं पसंद है। आपका रॉकेट जितना हल्का है उतना बम, और मैं ड्राई मास की बात कर रहा हूँ, यानी उसमें कुछ आपने भरा नहीं है, तो वो कितना भारी है। यहीं पे मेन दिक्कत हो जाता है। अगर आप कूदते हैं स्टेनलेस स्टील से एल्युमिनियम में और आपको थोड़ा रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, जैसे क्योंकि आप देखेंगे फाल्कन 9 भी तो बूस्टर री एंट्री करता है, तो वो कैसे संभाल पाता है? वहाँ ब्लैक हीट शील्ड आप देखेंगे, हीट्स रेजिस्टेंट मटेरियल डालना पड़ता है। तो अगर आप वो करते हैं तो वजन उतना नहीं घटा पाएंगे जितना आप चाह रहे थे, बट कितना घटा सकते हैं? तो टारगेट अगर आप मानते हैं कि 40-45 डिग्री परसेंटेज आप घटा देते हैं, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड का एक्स्ट्रा डेल्टा वी आपका मिल जाएगा रॉकेट को। 1 किलोमीटर पर सेकंड जो अभी जा रहा है उसके ऊपर, मान लीजिए कि अगर 2.8 किलोमीटर पर सेकंड वो पहुंच रहा है, जब स्टेजिंग की जा रही है, वो 3.1 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है, सिर्फ वजन घटाया, क्योंकि ड्राई मास बहुत खराब है इनका। ड्राई मास क्यों खराब? स्टेनलेस स्टील से, इसीलिए कोई स्टेनलेस स्टील से नहीं बनाता। तो क्या स्टेनलेस स्टील से रॉकेट नहीं बन सकता? आराम से बन सकता है, बस रीयूज नहीं कर सकते। वहीं यहीं पे सारा चीज वो है, सस्ता भी करना है, रीयूज भी करना है, और भी रैपिड रीयूज करना है। तो सस्ता करना है स्टेनलेस करो, रैपिड स्टेनलेस करो, लेकिन फिर वो टन आपका नहीं भेज पाएगा क्योंकि वो बहुत भारी है। यही यही बहुत सारा चीज़ एक से करने में दिक्कत वही होता है। तो और इसको कैसे बैलेंस करते हैं? इसको बैलेंस करने का होता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो। रॉकेट आपका भारी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इंजन अथाह बम-बम है। तो इंजन जो है उससे एक ही चीज़ में फ़र्क पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो, यानी कि पूरा रॉकेट पूरी तरह से फ्यूल है, तो कितना ऊम्फ है उसमें, कितनी तेज़ी से वो भाग पाएगा। यहाँ पे दिक्कत आ जा रहा है, क्योंकि इतना भारी इंजन अथाह बम-बम है। यही इंजन अगर इसमें डाल दिया जाए एल्यूमीनियम वाली बॉडी में, उड़ जाएगा। एकदम भाग जाएगा, एकदम भाग मिलकर भाग हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पावर टू वेट रेशियो आ जाएगा। पावर टू वेट रेशियो इसका बेयरली फाल्कन 9 से थोड़ा-सा, थोड़ा उसी के आसपास है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है, क्योंकि भारी बहुत है और ये फिजिक्स लेवल पे इसे छेड़ा नहीं जा सकता। ये उन्हें भी पता है, बस वो गैम्बलिंग किए थे कि स्टेनलेस स्टील से काम शायद हो जाए। वो नॉट टेस्टिंग तो कर रहा है कि सर आपका अभी बहुत काम बाकी है अगर उसमें ट्राई करोगे तो। तो ये और इंजन्स का दिक्कत हो जाता है कि उसको बॉल्स टू द वॉल्स चलना पड़ता है। तो ये तो चलना ही नहीं था। ये ओपनली वो बता रहे थे कि अगर ये इससे चलाते भी चलना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका रॉकेट का, क्योंकि वो 0 टन टू ऑर्बिट है। यहाँ पे आए मे भी फाल्कन 9 जितना ले जा सके, और ये इस पे अभी भरोसा चल रहा है कि शायद रैप्टर 3 उतना हल्का हो, उतना पावर दे सके कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़ा सकें। वही प्रॉब्लम है कि भारी रॉकेट के कारण थ्रस्ट टू वेट रेशियो खराब है, उसके कारण इंजन्स दहाड़ रहे हैं, मतलब कि एकदम अथाह पुश कर रहे हैं। तो ये पेन पॉइंट्स बन गया है। ये फिजिक्स लेवल पे है, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आप किसी से भी चेक कीजिए, कोई भी मैथमेटिक्स कीजिए, आउटपुट यही आएगा। नंबर थोड़ा-सा अप डाउन हो सकता है, 1 किलोमीटर पर सेकंड 44 की जगह कुछ लोग बोलेंगे 30 में ही हो जाएगा, कुछ कहेंगे कि नहीं 50 तक हटाना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन आइडिया यही है कि वजन बहुत ज़्यादा है। जो लिथियम एल्यूमीनियम ये वो यूज़ करते हैं फाल्कन 9 में, उसके वर्सेस ये स्टेनलेस स्टील करने में पेनल्टी वही है। इंजन आपने 10 गुना बढ़ा दिया, लेकिन 10 गुना आपका ये नहीं हुआ, थ्रस्ट टू वेट रेशियो नहीं बढ़ा। क्यों? रॉकेट बहुत भारी है।
तो यही इसको रोक के रखा हुआ है, इसीलिए आराम से इंजन को इसीलिए बार-बार चेंज करना है और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मार्क 3 से इनका काम होगा। क्या पता मार्क 4 इनको बनाना पड़ जाए और रहा बात कि अब ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेशन हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंजन नाज़ुक हो जाएगा, फ्राजाइल हो जाएगा। तो ये सब पेन पॉइंट फिज़िक्स लेवल पे इसे नहीं छेड़ सकते। इसीलिए इनका पहला डिज़ाइन में चूँकि वो भी रैप्टर पे चल रहा था, वो इस रैप्टर पे ही लॉन्च होता था, 2 पे तो उड़ने लग जाता। वो उसको ये दे देता था तो बोलता भैया हम सीधे मार्स पे ही पहुँच जा रहे हैं। लेकिन वही कार्बन फाइबर बहुत महँगा पड़ता है तो सस्ता करना चाह रहे थे। सस्ता करने के लिए एल्यूमीनियम में ना आके जो स्टेनलेस स्टील में उतरे, वो उनको थर्मल का रेजिस्टेंस मिल गया जो इनका रीयूजेबिलिटी को सॉल्व किया, लेकिन पावर टू वेट रेशियो की बैंड बजा दिया। इसीलिए जब देखो तब ये हम और इंजन डालेंगे। पावर टू वेट रेशियो बहुत खराब है इस इंजन का। मतलब इंजन का नहीं मतलब पूरा पैकेज का, क्योंकि बहुत भारी स्टेनलेस स्टील को ले जाना जा रहा है। तो ये पेन पॉइंट फिजिक्स लेवल पे है, इसीलिए बार-बार दिक्कत हो रहा है। इसीलिए धड़-धड़ इनको इंजन चेंज करना पड़ रहा है। जबकि सोचिए कि फाल्कन 9 में ये माक 1 इंजन से कितना टाइम तक यूज़ कर लिया। तो अब बात करते हैं गैम्बलिंग का। तो यहाँ पे समझिए कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ पे गैम्बल जो काफ़ी लोग बोलेंगे कि अरे वो रॉकेट में बात नहीं है, वो जो फैक्ट्री वाली है और ये बात सही है कि 9 रॉकेट आप इस स्केल का टेस्ट कर लिए, वो भी 2 साल के आस-पास में, वो काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन रहा बात कि आप प्रोडक्शन अनफिनिश्ड डिज़ाइन पे कर रहे हो, यानी कि हमने ये बना लिया, सर इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली आप ही डिज़ाइन चेंज कर दोगे, ठीक है? आपने माक 1 बनाया, बल्ले-बल्ले, ऑलमोस्ट वो लैंड करने तक पहुँच गया, बल्ले-बल्ले, बट वो आपको भी पता था वो यूज़लेस है, क्योंकि उसमें उतना टन टू स्पेस है ही नहीं। तो ठीक है, आपने मार्क 2 बनाया, तो फिर वो उतना जो 7 ना 8 पीस आपने बनाया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? फिर मार्क 2 बनाया, वो भी आपको पता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे आपको फेंकना ही है, मार्क 3 बनाया, तो वही समझिए, हर बार जो आप प्रोडक्शन कर दे रहे हैं अनफिनिश्ड डिज़ाइन का, वो गैम्बल है। वो गैम्बल कई बार पे करता है, कई बार नहीं करता है। फिर दूसरा गैम्बल, आप फैक्ट्री बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मतलब हमको मास प्रोडक्शन कैसे करना है। समझे? शिप 39 आई थिंक जो बूम हुआ, तो ये वाला। तो वही समझ उस पे पूरा मेहनत आप कर रहे हैं। सर रॉकेट कहाँ है? रॉकेट वो पहले कंप्लीट करो ना। रॉकेट आपका नहीं है और हर बार ये हर चीज़ में बहुत सारे वेरिएबल चेंज करते हैं। तो उसका दिक्कत हो जाता है कि मैथमेटिक्स को ये नहीं पसंद है। अब मैथमेटिक्स कहता है सर एक वेरिएबल चेंज करो, चेक करो, वेरीफाई करो, तब दूसरा चेंज करो। आप वी कैन नॉट नेम हाउ मेनी चेंजेस वी हैव मेड, इट्स मोर देन 50। इट्स लाइक सर यही तो दिक्कत है। 50-60 मतलब लिटरली आपका जो मार्क 1 वेरिएंट था, भले उसमें कैपेसिटी नहीं, लेकिन वो प्रोफाइल पूरा कर रहा था, पहुँच रहा था समुद्र तक। अब उसके बाद जो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला तो फूट ही जा रहा है आपका बार-बार। ये अच्छी बात नहीं, मतलब आप सोच लीजिए कि आपका पहला वाला ऑलमोस्ट पहुँच रहा था समुद्र में, अब उसके बाद आप फूटते जा रहे हो, हर बार फूट रहे हो। तो ये एक सीरियस दिक्कत है। तो ये सब समझिए ये सारा गैम्बल है, कंपनीज़ करती हैं, लेकिन गैम्बल इसीलिए कहते हैं क्योंकि गारंटीड नहीं है कि ये काम करेगा। इन्होंने जितने गैम्बल्स किए थे फाल्कन 1 के साथ, जितने फाल्कन 9 के साथ, वो सब चमक गया। स्टारशिप नहीं चमक रहा है, क्योंकि हो चुका है 9 टेस्टिंग बूम होना, जहाँ पे आप ऑर्बिट नहीं पहुँच पाए। आप कहते हो कि सर फैक्ट्री बना लिया, अभी 1000 रॉकेट बनाए। अरे 1000 रॉकेट का करोगे क्या अगर वो रॉकेट ऑर्बिट ही नहीं जा रहा है? समझना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन आपका आप सब चीज़ कर दे रहे हो सर, क्या फ़ायदा उस सब का अगर आपका कोर नहीं कंप्लीट है? तो ये गैम्बल जो इन्होंने किया, वो गैम्बल अब इनका कटने आ रहा है। तो वही है। और बाय द वे हमको नहीं लगता इसमें स्पेसएक्स का कोई लेना-देना है। हमको लगता है वो जो सप्लायर है जो इन्होंने कंपोज़िट प्रेशर वेसल सेल किया था, वहाँ पे शायद कोई क्वालिटी एश्योरेंस में कुछ दिक्कत हो गया होगा। क्योंकि ये प्रेशर वेसल अब सॉर्टेड चीज़ है, मतलब कि इतना बार बना चुके हैं, इतना बार टेस्ट कर चुके हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बट ये बहुत बड़ा बूम इवेंट था और हाँ, वो मैंने एनएसएफ का वीडियो लिंक दे दिया है, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा बूम हम पहली बार देखे लाइफ में। ये मतलब ऑलमोस्ट एटॉमिक लेवल पे चला जा रहा था। मतलब उतना नहीं बट मिनिएचर निकले बट बूम बहुत बड़ा था और वो भी फुल्ली लोडेड नहीं था और वो भी सोचिए ये तो स्टारशिप है। सुपर हेवी में अगर डाला रहता वो मतलब जो बूस्टर स्टेज है, कितना बड़ा बूम होता। तो ये गैम्बल जो इन्होंने खेला, खेल तो दी है लेकिन गैम्बल में वो इसीलिए उसे गैम्बल कहते हैं, गारंटीड नहीं होता है कि वो सक्सेस होगा। हर चीज़ आप टेस्ट कर दे रहे हो, हर चीज़ मतलब बोले ना सर ट्रेन बनानी है, आप पटरी बना रहे हो। ट्रेन पहले बनाओ ना, पहले देखो ना ट्रेन चलता है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से आप पटरी का पाथ बनाना या उल्टा करो पटरी पहले बना लो फिर ट्रेन बनाना। नहीं, हम दोनों चीज़ एक साथ बनाओगे सर, कोई चीज़ सॉर्ट नहीं किया तो यही हुआ, बूम होगा। तो वही समझिए। तो अब बात करते हैं इनका टू डू लिस्ट क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक लेवल पे कि इनको ड्राई मास घटाना है, यानी रॉकेट जो है वो हल्का करना है। और बार-बार वो सारे डिस्कशन में भी वही कर रहे हैं कि अच्छा हम ये रिंग हटाएँगे, हल्का करेंगे, इसीलिए रिंग फेंकना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी है रॉकेट। और नहीं सँभाल पा रहा है, इंजन बोला भैया बच्चे की जान लोगे, 3 इंजन में ये हम नहीं सँभाल सकते, चलो ढक्कन फेंको। तो वो ड्राई मास घटाना उनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इंजन जो है अगर वो ड्राई मास नहीं घटाते, अभी भी पड़े रहते हैं स्टेनलेस स्टील पे करने का या अंदर से मान लीजिए डिज़ाइन बहुत रिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनका इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा और इंजन अभी स्टेबल नहीं है, बहुत स्ट्रेस्ड है।
बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में, इसे फट रहा है इंजन इनका, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और पेलोड डिप्लॉयमेंट के बारे में जो ये काम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक चीज़ पे है कि हम स्टारलिंक डिप्लॉय करेंगे। चलिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर दूसरे कस्टमर्स भी चाहिए आपको। तो वो उसके लिए दरवाज़ा पे थोड़ा फ़ोकस कीजिए कि कैसे खोलेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो वही है। और करंटली इनका कोर फ़ोकस होना चाहिए कि भाई लो अर्थ ऑर्बिट पे फ़ोकस करो। रीयूजेबिलिटी बाद में हो जाएगी, पहले ऑर्बिट पहुँच जाओ। पहले अपना मतलब बस है सर, बस कहीं से जा रहा है, चले जाए, उसके बाद उसका रिटर्न का देखो, उसके बाद उसका सर्विसिंग का सोचो। पहले पहुँचो तो वो है। और क्या ये स्पेसेस को ज़रूरी है ये सब पे ध्यान देना? हाँ, क्यों? क्योंकि नासा और प्राइवेट, क्योंकि आपको बताइए नासा का कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा अच्छा खासा पैसा आर्टेमिस में से आ रहा है और काफ़ी सारा पैसा ये प्राइवेट फंड से आ रहा है, जिसमें बड़े-बड़े प्लेयर्स, जिसमें गूगल भी है, वो सब भी फंड कर रहे हैं। तो बहुत पैसा इनका बाहर मार्केट से आ रहा है। अगर ये बार-बार बूम करते रहे, उनके लिए दिक्कत है कि सर 9 बार आप बूम कर चुके हो। तो वो अगर नंबर बढ़ते गया तो एक पॉइंट के बाद बोलेंगे सर हमका ना लग रहा है, आपसे नहीं होगा, निकाल लेंगे वो पैसा, दिक्कत है। और नासा का भी वही है, और जो ट्रम्प बोल रहा है बात सही है कि अगर हम बोइंग के लिए सब लोग चिल्ला रहा है कि बोइंग को आप क्यों पैसा दे रहे हो, जब वो नहीं काम कर रहा है, तो स्पेसएक्स का भी तो वही हुआ ना कि ना 9 बार आपने ट्राई किया, अभी तक आप नहीं हुआ, क्लेम तो आप बहुत चीज़ कर रहे थे, तो वही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसएक्स कई बार फूँक लेता है और ऊट-पटांग चीज़ करता है, जो आप लोग जिनका उम्र नहीं है, उनको नहीं पता होगा कि ये चला रहे थे वो, कि सीधे रेड ड्रैगन इसका नाम दिया गया था कि वो सीधे ड्रैगन से मून ये जाएँगे, क्या बोलते हैं, मार्स तक जाएँगे, ड्रैगन में, मज़ाक भी नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। इट्स लाइक भाई क्या फूँके थे? इतनी छोटे से चीज़ में आप नहीं रख सकते इंसान को, बट फूँके थे तो वो था, फिर लेकिन किसी ने उसको जूता-चप्पल मार के नीचे लाया, "भई फूँकना बंद करो" तो ठीक है, फिर दूसरा फूँकना शुरू किया कि हम ये बनाएँगे, इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएँगे। फिर इसमें जब डायमीटर-वायमीटर आया तो इसलिए बिल आया तो अच्छा फूँकना बंद करो, छोड़ो। और जैसे आपने देखा उनका वाटर डेल्यूज टेबल बनाएँगे, सब लोग बोला कि मूर्ख है, वो मूर्ख था, है और रहेगा। उससे बेटर है कर्व बनाओ। ठडा! कर्व बना रहे हैं ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार इलॉन मस्क थोड़ा बह जाता है, फिर उसे थोड़ा नीचे लाया जाता है। आजकल नीचे लाने वाले लोग लगता है बहुत कम हो गए हैं। वो बह जाते हैं, फिर कोई नीचे ला नहीं रहा है उसको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनको रीडिज़ाइन या री-अप्रोच में कुछ चेंज करना ज़रूरी होगा ही। अगर बार-बार भूगते रह गए तो एक पॉइंट के बाद पब्लिक पब्लिक का तो छोड़िए, वो इन्वेस्टर्स बोलेंगे सर थारे से नाव पे आपने क्लेम तो बहुत बड़ा कर दिया। क्लेम से ही ना आपको जज करेंगे। आप क्लेम कर देते हो 150 टन्स और आप डिलीवरी में 75 टन भी दे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन लोग नहीं खुश होंगे क्योंकि आपने तो क्लेम किया था 150। दिक्कत वही है। तो बहुत सारा ये स्टूपिड आइडिया टेस्ट कर लेना ठीक है, लेकिन एक एक होता है ना कि सर ये स्टूपिड एक कारण से बोलते हैं कि फ्लैट प्लेट में मत रॉकेट फायर करो, कर्व में करो। हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, सॉर्टेड है, जबरदस्ती का लड़ो, जबरदस्ती का उसमें वाटर डेल्यूज लगाओ या शांति से कर्व लगाओ। तो अब कोई मारा थप्पड़ तो आ गए शांति से, भैया शांति से कर्व लगाओ तो। क्योंकि वो साउंड वेव के लिए अच्छी बात नहीं है। भले आप हीट संभाल लो, साउंड वेव नहीं पसंद करता डायरेक्ट 90 डिग्री पे गिरना। तो तो इनका टू डू लिस्ट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इलोन मस्क कई बार बह जाते हैं। आप लोग का काम होता है कि नहीं सर वो अब बह रहा है, उसको थोड़ा-सा नीचे आने दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। वो आपको करना है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन स्पेसएक्स का स्टारशिप, क्या वो समस्या में है कि नहीं और क्यों समस्या है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।